तो आज हम लोग लेके आए हैं एक्सट्रीम 125 आर का ओनरशिप रिव्यू। तो हमारे इसके ओनर हमारे साथ जुड़े हैं आज। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कितने किलोमीटर चली है। तो कितने किलोमीटर चली है वो आप देख सकते हैं, 17,524 किलोमीटर चल चुकी है। तो इतना चल चुकी है तो इसके क्या क्या मतलब कि माइलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस हैं सारे वो आज हम लोग ओनर से पूछेंगे। लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस होगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा नई बाइक लेने से पहले। पहला क्वेश्चन होगा कि आपको कितना समय हो गया है एक्सट्रीम 125 आर को लिए हुए? लगभग मुझे 1.5 साल होने वाला है इसको लिए हुए। मैंने 2024 अप्रैल में 2025 अप्रैल में ये बाइक ली थी। अभी तक कितने 17,500 किलोमीटर चल चुकी है। कौन सा वेरिएंट है और कब खरीदी थी? ये एक्सट्रीम 125 आर 1 साल पहले मतलब 2025 मॉडल है ये, और ये मैंने अप्रैल में ख़रीदी थी बाइक, और मुझे उस समय ये पड़ी थी 1,20,000 रुपये समथिंग की पड़ी थी। ये ABS मॉडल है? हाँ, ABS मॉडल है। इसमें सिंगल चैनल ABS है, आगे खाली, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं, पीछे ABS नहीं है, आप देख सकते हैं। बाकी आगे मतलब एक ABS है। खरीदने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? खरीदने का रीज़न तो मेनली स्पोर्टी लुक था इसका। बाकी तो माइलेज वगैरह का तो मुझे सीन पता नहीं था कि क्या इसका होगा क्या नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन तो थी कि 45-50 का माइलेज देगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा माइलेज देती है। कम से कम 58-60 का माइलेज ये दे देती है। खरीदने को इस बाइक के अलावा कौन सी बाइक्स देखी थी जब खरीदना था? इसके अलावा मैंने बजाज की पल्सर 125 NS 125 देखी थी। तो बजाज की बाइक मुझे मैं थोड़ा सा इंजन वाइज लगता है कि थोड़ा सा वो रहता है इंजन उसका जल्दी मतलब काम बहुत जल्दी मांगता है। बाकी हीरो की बाइक है, हीरो की बाइक में जो भी इनका इंजन वर्क रहता है बहुत अच्छा रहता है। और पिकअप वगैरह के मामले में देखा जाए तो स्टार्टिंग में पिकअप वगैरह में तो बजाज की बाइकों का पिकअप ज़्यादा अच्छा है, और हीरो की बाइक का पिकअप थोड़ा सा उससे अब कम है। अब ये शुरू में तो इसका पिकअप अच्छा था, लेकिन अब जैसे 1.5 साल होने वाला है तो इसका पिकअप पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब एक जो धमक आती है, जो पता चलता है कि हाँ वो स्पीड मतलब नहीं आती अब। तो अब जब इंजन और परफॉर्मेंस पे आ ही गए हैं तो लॉन्ग टर्म भी हो गया आपको लिए हुए, तो इसकी इंजन परफॉर्मेंस कैसी आ रही है? इंजन परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है। मतलब कोई दिक्कत फेस करने को मिली नहीं इंजन में। और ये जैसे इसमें इंजन में पैकिंग किट वगैरह पड़ती है तो ये हर बार इंजन इसका खोला भी जाता है, ऑयल और इसका ऑयल ड्रेन करने के बाद इंजन खोल के पूरा क्लीन करके उसमें फिर उसके बाद अंदर एक छोटा सा फिल्टर रहता है, फिल्टर वगैरह को साफ़ करके वापस लगाया जाता है। तो इंजन के मामले में ठीक है बाइक, कोई दिक्कत फेस नहीं हुई। और कोई भी ये भी नहीं कि ओवर हीट हो रही हो बाइक या कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सिटी में पावर सही लगती है या कम लगती है? सिटी के हिसाब से पावर बढ़िया है। और हाईवे पर 80 या तो 100 किलोमीटर चलने पर कैसी परफॉर्मेंस करती है? आप अगर देखा जाए तो 0 to 70 बहुत आसानी से बहुत जल्दी चली जाती है। फिर उसका 70 के बाद जब धीरे मतलब आप एक्सीलेटर फुल रखते हैं तो 70-80 मतलब 80 तक आराम से चली जाती है। 80 के ऊपर थोड़ा सा आप टाइम टेकन, अगर आप स्पेस मिलेगा तो चली जाएगी। मतलब पिकअप उसमें उतना नहीं है कि एकदम से आप 0 to 100 ले जाए इसको। ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है? ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इतना भी कमज़ोर पिकअप नहीं है, पिकअप इसका ठीक ही है। मतलब बजाज की बाइकों से बस थोड़ा कम है। इंजन में कोई अनयूजुअल आवाज़ या तो वाइब्रेशन कुछ भी नहीं। और गियर बॉक्स और क्लच एक्सपीरियंस कैसा है? इसका जो गियर, जैसे मैं बता दूं आपको, तो गियर इसके मैंने पहले भी बताया, गियर इसके फंसते हैं थोड़ा सा लेने में। सिटी वगैरह में रहते हैं आप, जैसे अगर खड़े हैं बाइक लेके तो इसका गियर थोड़ा सा फंसता है, और अप डाउन करने में दिक्कत होती है। अगर 5वें गियर में है तो आप चाहेंगे कि तुरंत गियर फर्स्ट पे ले आए तो थोड़ा सा इसको आगे मूव करना पड़ता है बाइक को, तब इसके गियर डाउन होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। बाकी क्लच वगैरह देखा जाए तो क्लच में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हुई है, और अभी तो मतलब संभाल के चलाया भी है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई मुझे किसी चीज़ में। शुरुआत में इसकी क्या माइलेज थी और अभी क्या माइलेज निकल रही है? शुरुआत की माइलेज जब नई बाइक आप लेने जाते हैं तो आपको शायद 50-55 का देगी है जब नई आएगी। उसके बाद अगर 2-3 महीना आप चलाने के बाद ये अब इंजन रफ हो जाता है तो माइलेज तब आपका बढ़ जाता है। अगर आपने अच्छे से चलाई है, जैसे अगर इकनॉमी में चलाई है 45-50 ऐसे करके बहुत प्यार से चलाया बाइक को, तो आपको 60 का माइलेज ये निकाल देगी। अब तक को बाइक में कोई प्रॉब्लम मेजर आई है? बाइक में प्रॉब्लम्स यही है कि इसकी जो बॉडी है, फाइबर बॉडी है फुल, तो ये क्रैक होने का बहुत डर रहता है।
और जैसे हो ही जाती है, अब कहीं अगर खड़े खड़े भी गिर गई या कोई लड़ा के चला गया तो क्रैक हो जाती है बॉडी इसकी। और दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये पीछे वाले इंडिकेटर्स हैं, थोड़ा बाहर में है पीछे से, तो जैसे कोई भी पीछे से गाड़ी आए अगर हल्की सी टच हो जाए या ई रिक्शा वगैरह तो इसको सबसे पहले हर्ट करते हैं और ये मतलब टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। मेरा तो एक टूट भी गया था तो मैंने ये वाला नया लगवाया है। और तीसरी प्रॉब्लम मैं आपको जैसे बता देता हूँ, तो इसका जो चार्जिंग पॉइंट है, इसका चार्जिंग पॉइंट थोड़ा सा स्लो चार्जिंग करता है। फ़ोन वगैरह को अर्जेंटली अगर चार्ज करना है तो आपको ये उस हिसाब से चार्ज करके फ़ोन नहीं देगा। मतलब आप समझिए कि अगर आपका ट्रैवलिंग ड्यूरेशन अगर 20 मिनट है तो 20 मिनट में 1% चार्ज करके देगा। ये मैंने फेस किया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। अगर आपको अर्जेंट फ़ोन चार्जिंग चाहिए और आपको अपनी बाइक यूज़ करनी है तो उस हिसाब से इसकी मतलब पावर कम है उसमें। चैन, स्पॉकेट, ब्रेक, सस्पेंशन, किसी भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में? अब जैसे मैं सर्विस सेंटर ले गया था बाइक, तो मुझे एक नई दिक्कत बताए हैं कि आगे इसके जो वो पड़ते हैं, वासर पड़ते हैं हैंडल में, तो वो छर्रे घिस गए हैं, तो वो चेंज कराना है। और आपका फ़िल्टर, जैसे इसमें एयर फ़िल्टर है तो एयर फ़िल्टर आपका 5 सर्विस के बाद आपको एयर फ़िल्टर चेंज कराना रहता है। मेरा भी हो गया था एक ही साल में एयर फ़िल्टर। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि जो ब्रेक पैड्स वगैरह हैं वो बहुत जल्दी इसके घिस रहे हैं। तो अभी मेरा मतलब नॉर्मल बाइक अगर आप लेते हैं तो 30-35 हज़ार एक ब्रेक पैड चला देता है, लेकिन मेरी अभी 17,000 चली है और मेरा जो ब्रेक पैड लगा है वो नया ब्रेक पैड लगा है, ये आप देख भी सकते हैं। तो अभी तक सर्विस जितनी भी कराएं, क्या सर्विस कॉस्टिंग पड़ जाती है? सर्विस कॉस्ट अभी जैसे मेरी जब फ्री वाली शुरू की, 5 फ्री सर्विस थी, तब 700 रुपये मेरा आ जाता था। 550 पहले तो 440 का ऑयल आता था, 108 की पैकिंग किट आती थी, 125 का ये चेन वो लुब्रिकेंट आता था, तो मेरा 700 के समथिंग पड़ जाता था। अब जैसे मेरी वो फ्री सर्विस एंड हो गई है तो मुझे कॉस्ट आ जाती है 1200-1400 ऐसे आ जाती है। सर्विस कॉस्ट इनकी पड़ जाती है 530-540 ऐसे सर्विस कॉस्ट है इनकी। और ऑयल भी इन्होंने 550 का कर दिया है इंजन, और ये जो आपकी ऑयल चेन लुब्रिकेंट है इसका प्राइस जोड़ के और पैकिंग किट का प्राइस जोड़ के 1300-1400 का प्राइस आ जाता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, जैसे चेंज कराई, फिल्टर वगैरह बोल दिया चेंज कराने के लिए, या ब्रेक पैड वगैरह अगर आपके घिसे हैं, तो अब मेजरली 5 सर्विस के बाद आपके ब्रेक पैड वो लोग कहेंगे कि चेंज करा लो, पूरे घिस ही जाते हैं। मेरा तो 4 सर्विस के बाद क्या थे, 5वीं सर्विस में चेंज कराने के लिए, तो मैंने 5वें में नहीं कराया था, उसके बाद जो 6ठी सर्विस हुई है उसमें कराया है और फिल्टर मैंने कराया है। तो मुझे वो मतलब अगर आप वहीं से कराते हैं उनकी, तो आपका ब्रेक पैड वगैरह जो है अगर देखा जाए तो इनका हीरो वालों का है 700-800 रुपये का ब्रेक पैड है, 700-750 का। और यहीं मैंने हीरो का जनरल पार्ट्स बाहर से मैंने लाल बाग वगैरह से लिया था, लखनऊ में रहता हूँ मैं, तो ये मुझे पड़ गया था बाहर 320 रुपये का ब्रेक पैड। तो वहाँ से अगर आप प्रॉपर इसका अगर ब्रेक पैड और ये सब काम कराते हैं तो आपका 2,500 हज़ार लग जाएगा। कंफर्ट और डेली यूज़ के लिए कैसा है? मतलब डेली ट्रैफिक में अगर बाइक चला रहे हैं और अगर पीछे वाली सीट पे जैसे बैठ गए हैं, तो इन सब में मतलब क्या कंफर्ट है? पीछे वाली सीट पे मतलब कंफर्ट जोन में तो ये देखा जाए तो नहीं है। अगर आपको स्पोर्टी लुक चाहिए तो फिर आप इसके तरफ आ सकते हैं। बाकी अगर कंफर्ट चाहिए तो मैं तो प्रेफर करूँगा ये मत लीजिए, फैमिली के हिसाब से बाइक नहीं है। और सामान भी कैरी करने में बहुत ही दिक्कत होती है इसमें। अगर आप कोई भी बैग या झोला लेके नहीं चल रहे हैं तो इसमें बहुत ही दिक्कत होगी आपको सामान घर का कैरी करने में। और कंफर्ट जोन में देखा जाए तो पीछे जैसे कोई भी बैठता है या आगे भी कोई बैठता है, तो अगर 1 घंटा मैक्स ट्रैवल कर लिया तो उसकी पीठ दर्द होने लगती है, पीठ दर्द होगी, आपकी कमर दर्द में पूरा एक बॉडी पेन आपको फील होने लगता है इस बाइक में। सस्पेंशन परफॉर्म कैसा करता है? सस्पेंशन तो अभी तो फिलहाल ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। और जैसे ये अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है अभी। बाकी हेडलाइट का थ्रो नॉर्मल सिटी के लिए ठीक है। बाकी अगर हाईवे पे चलना है तो आप इससे तेज़ लाइट लगवा सकते हैं। इसके बल्ब मतलब हाईवे के हिसाब से उतने इफेक्टिव नहीं है, बाकी सिटी के हिसाब से तो ठीक है। बाइक की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? बाइक की सबसे अच्छी चीज़ तो इसका लुक है, और दूसरी चीज़ इसकी परफॉर्मेंस, इसका जो माइलेज है वो इस लुक के साथ और इस प्राइस सेगमेंट में आपको मतलब 125 सीसी का अगर आप इंजन लेने जा रहे हैं और एक आप स्पोर्टियर लुक भी ले रहे हैं तो इसके माइलेज से भी आप मतलब खुश हो सकते हैं, क्योंकि माइलेज इसका कम से कम 55-60 का है। सबसे ख़राब चीज़ क्या है? सबसे ख़राब चीज़ इसकी लॉन्ग ट्रैवलिंग है। जैसे अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर चाहते हैं कि आसपास कहीं 100 किलोमीटर की रेंज में अगर ट्रिप वगैरह कर लें 100-200, तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी पेन मतलब आपको फील होने लगेगा इसमें। और दूसरी चीज़ है कि इसका गियर वगैरह फंसता है तो ट्रैफिक में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक्सट्रीम पैसे के हिसाब से वर्थ इट है या नहीं? पैसे के हिसाब से तो वर्थ इट है। अच्छा, तो 125 सीसी में से एक बाइक खरीदने के लिए
एडवाइस करेंगे बाकी को या नहीं? अगर मैं चाहता हूँ, जैसे अगर आपको एक स्पोर्टियर लुक चाहिए और आपको डेली मतलब कोई बाइक से आपको कोई प्रॉपर घर का काम वगैरह नहीं करना है, तो आपको मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि स्पोर्टियर लुक ले, ये बाइक बढ़िया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक फैमिली वाइज बाइक हो जाए कि घर में आए और घर का काम वाम भी उससे हो जाए और नॉर्मल मतलब जो आपकी मतलब नॉर्मल वर्क होता है उससे, तो तब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाइक लीजिए आप। चलिए फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलते हैं दूसरी नई बाइक के साथ, नए ओनर के साथ, नया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू।